कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर ब्रैडली अपनी 7 साल की सजा काट रहा है। तभी अचानक जेल की एक महिला सुपरवाइजर उसे अपने कैबिन में बुलवाती है। ब्रैडली को खबर दी जाती है कि उसकी प्रेगनेंसी से जूझ रही पत्नी लॉरेन का डॉक्टर उससे तुरंत मुलाकात करने आया है। डॉक्टर का कहना था कि लॉरेन की हालत बेहद नाजुक है और कुछ गंभीर दिक्कतें आ खड़ी हुई हैं। ये खबर सुनते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट और डर से उसका दिल बैठने लगा था। जब गार्ड्स उसे मुलाकात वाले कमरे की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में पुराना गार्ड उसे बार बार जेल के बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने के लिए मनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रैडली ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में डॉक्टर पिलमन की जगह सफेद बालों वाला एक अनजान शख्स बैठा हुआ था। ब्रैडली ने हैरान होकर जैसे ही डॉक्टर के बारे में सवाल किया, उस अजनबी ने बेरुखी से सिर्फ इतना कहा, चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद उस शख्स ने जो राज खोला, उसने ब्रैडली के पैरों तले जमीन ही निकाल दी। असल में ब्रैडली की एक पुरानी गलती की वजह से एलियस नाम के एक खूंखार माफिया का $3 मिलियन यानी $30 लाख का भारी नुकसान हो चुका था। अब वो किसी भी कीमत पर अपना एक एक पैसा वापस चाहते थे। अपनी बात का खौफनाक सबूत देने के लिए उस आदमी ने अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई जिसमें ब्रैडली की प्रेग्नेंट पत्नी लॉरेन एक कुर्सी से बेबस बंधी हुई नजर आ रही थी। खौफ का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उस अजनबी ने बेहद ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि उन्होंने दक्षिण कोरिया से एक बेहद नीच और बेरहम अबॉर्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलवाया है। वह डॉक्टर उनके इशारों पर चलता है और लॉरेन के पेट में पल रहे मासूम बच्चे के हाथ और पैर काटकर अलग कर देगा। सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि वह बच्चे को जान से नहीं मारेगा, बल्कि उसे इस हालत में पैदा होने देगा ताकि वह जिंदगी भर अपाहिज बनकर तड़पता रहे। अपनी शर्त रखते हुए उस अजनबी ने कहा कि अगर ब्रैडली अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बंद क्रिस्टोफर ब्रिज नाम के इंसान की हत्या करनी होगी, जो इस वक्त सेल ब्लॉक 99 में सड़ रहा है। ब्रैडली ने घबराकर दलील दी कि उस पर तो सिर्फ मामूली ड्रग्स की तस्करी का केस दर्ज है, ऐसे में प्रशासन उसे इतनी सख्त और हाई सिक्योरिटी जेल में भला क्यों भेजेगा। इस पर उस सफेद बालों वाले शैतान ने मुस्कुराते हुए सलाह दी कि यह रास्ता भी अब उसे खुद ही ढूंढना होगा, वरना उसके बच्चे का कटा हुआ शरीर ही उसकी आखिरी मुलाकात होगी। जेल की कोठरी की तरफ लौटते हुए ब्रैडली का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अब बिना वक्त गंवाए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और बिना एक पल सोचे उसी गार्ड पर हमला बोल दिया जो थोड़ी देर पहले उसे बॉक्सिंग रिंग में उतरने की सलाह दे रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच एक खूनी भिड़ंत शुरू हो गई। ब्रैडली कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक ट्रेंड फाइटर था, इसलिए उसने बड़ी बेरहमी से गार्ड को पछाड़ दिया और जानबूझकर उसका हाथ भी तोड़ डाला। अचानक हुए इस हमले से जेल में हड़कंप मच गया और तुरंत बैकअप गार्ड्स की फौज वहां आ पहुंची। ब्रैडली ने बिना किसी विरोध के शांति से खुद को उनके हवाले कर दिया, लेकिन जब उसने गार्ड्स की आपस में होती बातचीत सुनी तो उसका प्लान चौपट होता दिखा। इस हमले के जुर्म में उसे सिर्फ एक कदम नीचे यानी लोअर लेवल जेल में ही शिफ्ट किया जा रहा था। मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल का रास्ता अभी भी बहुत दूर था। अपने बच्चे की जान बचाने की जिद में ब्रैडली ने आखिरकार वो कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पूरे कॉन्वॉय यानी जेल के सुरक्षा काफिले पर ही हमला बोल दिया और इस खतरनाक झड़प के दौरान एक गार्ड ने अजीब तरह से बर्ताव करते हुए अपने ही साथी के सिर पर जोरदार हमला करके उसे अधमरा कर दिया। आखिरकार गार्ड्स ने टेजर गन का इस्तेमाल करके ब्रैडली के शरीर में बिजली के तेज झटके दौड़ाए और उसे किसी तरह काबू में किया। उसकी इस हरकत का नतीजा वही निकला जो वह चाहता था। उसे सीधे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल की भयानक दुनिया में ढकेल दिया गया। सलाखों के पीछे जाते हुए ब्रैडली अतीत की यादों में खो गया। वह सोचने लगा कि आखिर वह इस दलदल में कैसे फंसता चला गया। कुछ ही समय पहले तक उसकी जिंदगी बेहद शांत और सामान्य चल रही थी। वह एक मैकेनिक के तौर पर स्थानीय गैराज में ईमानदारी से काम किया करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धंधे में भारी मंदी आने की वजह से गैराज के मालिक को मजबूरी में उसे काम से निकालना पड़ा। नौकरी छूटने का सदमा समेटे ब्रैडली ने लॉकर रूम से अपना सामान उठाया और बुझे हुए दिल के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने घर की सीमा में पहुंचा, उसकी नजर बाहर खड़ी कार पर पड़ी। कार के अंदर उसकी पत्नी लॉरेन बैठी थी और किसी से फोन पर बेहद इमोशनल होकर बातें कर रही थी। ब्रैडली का माथा तुरंत ठनका। शक का दायरा तब और गहरा गया जब गाड़ी के करीब पहुंचते ही ब्रैडली ने लॉरेन की गर्दन पर एक ताजा लव बाइट का निशान देख लिया। भीतर उठते गुस्से के तूफान को रोकते हुए ब्रैडली ने लॉरेन का पर्स झपट लिया ताकि उसका फोन खंगाल सके। डर के मारे कांपती हुई लॉरेन ने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया और दबी जुबान में कहा कि वह किसी और से मिलने जा रही है। ये सुनते ही ब्रैडली का दिमाग घूम गया। उसने जबरदस्ती लॉरेन को पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गया। लेकिन अपना आपा खो चुके ब्रैडली ने अपनी भड़ास अपनी पत्नी पर निकालने के बजाय बाहर खड़ी कार पर निकाल दी। उसने अपने नंगे हाथों से
से ही कार को पीट पीट कर चकनाचूर करना शुरू कर दिया। गाड़ी के परखच्चे उड़ाने के बाद जब वह घर के अंदर लौटा तो दोनों के बीच एक बेहद दर्दनाक और तनावपूर्ण बातचीत हुई। दरअसल कुछ साल पहले लॉरेन का एक दर्दनाक मिसकैरेज हुआ था। उस हादसे की वजह से दोनों का रिश्ता अंदर से टूट चुका था और वे धीरे धीरे एक दूसरे से अपनी भावनाएं छुपाने लगे थे। लॉरेन ने बिलखते हुए कहा कि ब्रैडली अक्सर शाम को घर पर नहीं रहता था, जिससे उसे लगता था कि उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन ब्रैडली ने आंखें मिलाकर साफ कह दिया कि उसने कभी बेवफाई नहीं की। सच तो यह था कि वह अपनी टूटती गृहस्थी को संभालने के लिए बिना बताए एक दूसरी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। अपनी अपनी गलतियों का एहसास होते ही दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। ब्रैडली ने फैसला किया कि जो बीत गया उसे भुलाकर वे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से अपना परिवार बसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लॉरेन परेशान थी कि नौकरी जाने के बाद उनका गुजारा कैसे होगा। तब ब्रैडली ने अपने पुराने दोस्त गिल का नाम लिया। गिल का नाम सुनते ही लॉरेन सहम गई और रोने लगी। वह जानती थी कि गिल के साथ काम करने का मतलब था दोबारा ड्रग डीलिंग और अपराध की काली दुनिया में कदम रखना। मगर ब्रैडली ने उसके आंसू पोंछते हुए तसल्ली दी कि यह काली कमाई सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी की उस तबाही के बाद वक्त का पहिया तेजी से घूमा और देखते ही देखते करीब 1.5 साल बीत गए। इस बीच ब्रैडली का पूरा खाका ही बदल चुका था। वह अब नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का एक मुख्य मोहरा बन चुका था। उसकी बेजोड़ ईमानदारी और काम करने के सधे हुए अंदाज ने उसे इस काली दुनिया में एक अलग पहचान दे दी थी। इसी काम के सिलसिले में एक दिन उसके एक ग्राहक ने सीधे माल का सैंपल मांगा और सिफारिश की कि उसकी सीधी बात मालिक से करवा दी जाए। लेकिन अपने उसूलों के पक्के ब्रैडली ने दो टूक अंदाज में मना करते हुए उस सौदे की गुंजाइश वहीं खत्म कर दी। सप्लाई खत्म होते ही ब्रैडली नोटों से भरा बैग लेकर अपनी चमचमाती नई फेरारी गाड़ी में सवार हुआ और शहर से दूर अपने गुप्त ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। झाड़ियों से घिरे उस वीरान इलाके में गाड़ी खड़ी करते ही उसने सबसे पहले उसकी नंबर प्लेट उतारी और उसे एक स्पेशल कैमोफ्लाज जाल से पूरी तरह ढक दिया ताकि ऊपर से भी किसी की नजर उस पर न पड़े। इसके बाद उसने अपने बॉस गिल को फोन घुमाया और माल की सही सलामत डिलीवरी की खबर दे दी। जब ब्रैडली अपने मकान पर पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था। दरवाजे पर खड़ी 2 और कीमती गाड़ियां और एक आलीशान घर इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस गैर कानूनी धंधे ने उसकी किस्मत पूरी तरह चमका दी थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर रसोई में खाना बना रही अपनी पत्नी लॉरेन पर पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने लॉरेन के हाथ में तेज धार चाकू देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पुरानी खौफनाक यादों की वजह से उसने घबरा कर तुरंत लॉरेन से चाकू नीचे रखने को कहा। लॉरेन ने उसकी इस फिक्र पर मुस्कुराते हुए कहा कि वह इतनी छोटी बातों की चिंता न किया करे। प्यार के इस लम्हे में ब्रैडली ने लॉरेन को बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी बजती फोन की घंटी ने सारा माहौल बिगाड़ दिया। फोन की दूसरी तरफ गिल था, जिसने ब्रैडली को एक बेहद जरूरी मुलाकात के लिए तुरंत तलब किया था। ठिकाने पर पहुंचने के बाद गिल ने बताया कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का एक बड़ा खिलाड़ी उनसे हाथ मिलाने आ रहा है, जो अब उनका नया सप्लायर बनने वाला है। महज 1 मिनट के भीतर वह शख्स अपने 2 खतरनाक गुंडों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। गिल ने ब्रैडली की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराया। यह ब्रैडली है, मेरा सबसे काबिल और भरोसेमंद डिलीवरी मैन। उस मैक्सिकन माफिया का नाम एलियस था। उसने अपने साथ आए 2 बदमाशों रोमन और पेड्रो से ब्रैडली को मिलाया और बताया कि आने वाले अगले बड़े मिशन में ये दोनों भी उसके साथ ही जाएंगे। ब्रैडली इस सौदे के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक सख्त शर्त रख दी। उसने सीधे एलियस की आंखों में देखते हुए कह दिया कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान सिर्फ उसके हाथ में होगी और इन दोनों गुंडों को बिना कोई सवाल पूछे उसके हर हुक्म का पालन करना होगा। दोनों तरफ से रजामंदी मिलने के बाद डील पक्की हो गई। उसी रात समुद्र की काली लहरों के बीच यह मिशन शुरू हुआ। ब्रैडली, रोमन और पेड्रो तीनों एक बोट में सवार थे। सफर के दौरान ब्रैडली की नजर अचानक रोमन की कमर में खूंसी बंदूक पर पड़ी। उसने बिना देरी किए उसे अपनी पिस्टल पीछे हटाने की चेतावनी दी, लेकिन रोमन ने टस से मस होने से साफ इनकार कर दिया। माहौल को भांपते ही ब्रैडली ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर हुक्म मानने में कोई दिक्कत है तो वे दोनों यहीं पानी में छलांग लगाकर खुद तैरते हुए माल लेने जाएं। इससे पहले कि रोमन कुछ समझ पाता, ब्रैडली ने झपट कर उसकी गन छीनी और सीधे समुद्र की गहराइयों में फेंक दी ताकि मिशन के दौरान कोई अनहोनी न हो। तीनों गिल की स्पीड बोट से तय की गई जगह पर पहुंचे। पेड्रो बिना वक्त गंवाए सीधे पानी में उतरा और माल से भरा भारी बैग खींचकर ऊपर ले आया। लेकिन जैसे ही ब्रैडली ने आसपास के सन्नाटे और बहती हवा को महसूस किया, उसकी छठी इंद्रिय ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए उस पैकेज को वापस पानी में फेंक दिया और बाकी दोनों को भी ऐसा ही करने का हुक्म दिया। उसने समझाया कि खतरा टलने के बाद वे माल बाद में निकाल लेंगे। लेकिन अपनी अकड़ में अंधे रोमन और पेड्रो को यह सलाह बर्दाश्त नहीं हुई।
हुई। दोनों ब्रैडली पर टूट पड़े और चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के मारकर सीधे किनारे खड़ी कार की तरफ भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, अचानक पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। ब्रैडली चाहता तो अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से वहां से गायब हो सकता था, लेकिन उन दोनों की बेवकूफी पर उसका खून खौल रहा था। उसने पुलिस का साथ देते हुए भाग रहे पेड्रो के पैर पर निशाना साधकर गोली चला दी। साथी पर हमला होते देख रोमन ने गुस्से में ब्रैडली की तरफ गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन ब्रैडली ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे पानी में छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। उधर पुलिस की तरफ से आई एक भयंकर गोली सीधे पेड्रो के सिर को चीरती हुई निकल गई और वह वहीं ढेर हो गया। इसी बीच ब्रैडली दूसरी तरफ से पानी से बाहर निकला और रेंगते हुए चुपके से रोमन के पीछे पहुंच गया। उसने सबसे पहले रोमन के कंधे पर गोली मारी और फिर 2-3 जोरदार थप्पड़ और मुक्के जड़कर उसे जमीन पर बेसुध कर दिया। जब मामला शांत हुआ तो ब्रैडली ने बिना कोई विरोध किए शांति से अपने हाथ ऊपर उठाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। थाने में पूछताछ के दौरान जांच अधिकारी यानी डिटेक्टिव ब्रैडली के इस अजीब बर्ताव और हिम्मत से काफी प्रभावित दिखा। उसने बताया कि पुलिस के बॉडी कैम की फुटेज खंगालने पर साफ दिख रहा है कि ब्रैडली की वजह से ही उस रात किसी भी पुलिस वाले की जान नहीं गई। डिटेक्टिव ने उसे एक रास्ता देते हुए कहा कि अगर वह अदालत में अपने आकाओं के नाम उगल दे तो उसकी सजा काफी कम करवाई जा सकती है, लेकिन ब्रैडली ने अपनी वफादारी से समझौता करने से साफ मना कर दिया। उसने दो टूक कहा कि एक मामूली कुरियर का काम करने के जुर्म में उसे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल की जेल होगी और वह अपनी इस गलती की सजा भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार है। मामले की सुनवाई से पहले जब लॉरेन उससे मिलने आई तो ब्रैडली ने बेहद भारी दिल से उससे एक गुजारिश की। उसने लॉरेन को सख्त हिदायत दी कि वह अदालत की सुनवाई में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वहाँ का माहौल उसे सिर्फ तकलीफ देगा। इतना ही नहीं, उसने लॉरेन से यह भी कहा कि वह कभी उसे जेल में मिलने न आए और न ही उनकी आने वाली नन्ही बच्ची को कभी उस काली दुनिया में लेकर आए। ब्रैडली नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपने बाप को पहली बार सलाखों के पीछे देखे। उसने वादा किया कि जेल से बाहर आने के बाद वह खुद अपनी बच्ची को सब कुछ सच सच बता देगा। लॉरेन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा कि वह हर हाल में उसका इंतजार करेगी, लेकिन अदालत का फैसला उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। पुलिस वालों की जान बचाने के बावजूद कानून ने ब्रैडली को पूरे 7 साल की सख्त कैद की सजा सुना दी। यह फैसला सुनते ही ब्रैडली मानो अंदर से सुन्न पड़ गया। कानूनी कागजी कार्रवाई के बाद उसे बेहद उदास और मायूस हालत में जेल की काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया। जेल की दहलीज पर कदम रखते ही उसे कपड़ों के रजिस्ट्रेशन और तलाशी के लिए कैदियों की एक लंबी और थका देने वाली लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ा। आखिरकार चेकिंग की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जेल की खाकी वर्दी थमा दी गई और सीधा सेल ब्लॉक के अंधेरे में धकेल दिया गया। नई जेल की ठंडी सलाखों के पीछे पहुंचते ही ब्रैडली का सामना एक पुराने उम्रदराज कैदी से हुआ, जिसे नए कैदियों को जेल के कायदे कानून समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपनी कोठरी की तरफ बढ़ते हुए उस बूढ़े कैदी ने उसे यहाँ के कड़े नियमों से वाकिफ कराया। तभी रास्ते में एक गार्ड ने ब्रैडली को रोककर जेल के बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने की पेशकश की और शेखी बघाड़ते हुए बताया कि वह खुद इस क्लब का हेड कोच है। लेकिन ब्रैडली ने उसमें कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए सिरे से इनकार कर दिया। बातों बातों में गार्ड को भनक लग चुकी थी कि यह नया कैदी अतीत में एक मंझा हुआ प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका है। सेल के दरवाजे पर छोड़ते हुए बुजुर्ग कैदी ने उसे रात के खाने का समय याद दिलाया, पर ब्रैडली का मन सिर्फ चुपचाप पड़े रहने का था। उसकी हालत को समझते हुए उस बूढ़े ने अपनी जेब से एक स्नैक बार निकालकर ब्रैडली की तरफ बढ़ाया और कहा, जेल में पहला दिन बिताने वाले अक्सर डिप्रेशन में खाना नहीं खाते। बूढ़े के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हमेशा की तरह अपने भीतर उबलते गुस्से को शांत करने के लिए ब्रैडली अपनी मुट्ठियों से जेल की दीवारों को पीटने लगा। उधर उसी खौफनाक रात ब्रैडली के मकान में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक नींद से जगते ही गर्भवती लॉरेन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने बेडरूम की चौखट पर ही उल्टी कर दी। तभी उसे घर में अनजाने पैरों की आहट सुनाई दी। किसी खतरे की आशंका होते ही उसने अपनी गन उठा ली, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाती, अंधेरे से निकले हथियार बंद नकाब पोशों ने उसकी गर्दन में ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन घोंप दिया और लॉरेन बेसुध होकर जमीन पर जा गिरी। कहानी अब घूमकर ठीक उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से इस भयानक खेल की शुरुआत हुई थी। ब्रैडली अपनी बेबस पत्नी और पेट में पल रही मासूम बच्ची की हिफाजत की खातिर नर्क से भी बदतर मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल की दहलीज पार कर चुका था। दहलीज पर कदम रखते ही उसका सामना जेल के सख्त मिजाज वार्डन और उसके खूंखार गार्ड्स की टोली से हुआ। वार्डन ने बेहद घमंड में आते हुए उसे चेतावनी दी कि यहाँ के कायदे कानून पिछली जेल से 1000 गुना सख्त हैं। उसने ब्रैडली का सारा सामान छीना और यहाँ तक कि उसकी शादी की अंगूठी भी जमीन पर फेंक दी। तंज कसते हुए वार्डन ने कहा, मेरे गार्ड्स उस आम जेल की तरह कमजोर नहीं हैं।
अगर अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है तो आजमा कर देख लें। ब्रैडली की कपड़े उतरवाकर सख्त तलाशी ली गई और फिर वार्डन ने आदेश दिया कि इसे जेल के सबसे सड़े गले कोने में फेंक दिया जाए। जब ब्रैडली अपनी नई कोठरी में दाखिल हुआ तो वहाँ महीनों से सड़ रहे टॉयलेट की असहनीय बदबू फैली हुई थी। थूक गटकते हुए उसने जैसे तैसे अपनी उल्टी रोकी। वार्डन ने बाहर से झांकते हुए कहा कि अगर 2 हफ्ते तक उसका बर्ताव अच्छा रहा तो शायद उसे किसी साफ जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ब्रैडली ने अपनी टी शर्ट से मुंह ढक्का और आंखों को मूंद कर लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन शांति कुछ ही मिनटों की मेहमान थी। गार्ड्स उसे तुरंत खुले यार्ड में टहलने के लिए ले गए। वहाँ उसकी मुलाकात एक शातिर कैदी से हुई जिसने धीरे से फुसफुसाते हुए एक खौफनाक सच से पर्दा उठाया। यह सेल ब्लॉक 99 आम जेल नहीं है। यहाँ इस मुल्क के सबसे नीच दिमागी रूप से बीमार साइकोपैथ्स और हथियारों को सड़ने के लिए रखा जाता है। ये सुनते ही ब्रैडली को समझ आ गया कि उसे अपना खूनी प्लान अब शुरू कर देना चाहिए। जब कैदी इसकी हलचल देखकर पूछा कि क्या दिक्कत है तो ब्रैडली ने बिना पलक झपकाए ठंडे लहजे में कहा, मैं पागल हो चुका हूँ और यहाँ सबको जान से मार डालूंगा। इतना कहते ही वह सीधे मैक्सिकन कैदियों के गुट की तरफ बढ़ा और उन्हें भड़काकर सीधे भिड़ गया। अगले ही पल वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया। ब्रैडली ने अकेले ही उन सारे गैंगस्टर्स की धज्जियां उड़ा दी। उनके हाथों में मौजूद लोहे की छड़ें और डंडे ब्रैडली के फौलादी घूंसों के सामने खिलौना साबित हुए। इस अफरा तफरी में एक कैदी ने तो अपने ही साथी का सिर फोड़कर उसे बेसुध कर दिया। तभी वॉच टावर पर मौजूद स्नाइपर्स ने राइफल से गोलियां चलाकर चेतावनी दी, जिसके बाद लड़ाई थम गई। गार्ड्स लाठियां लेकर दौड़े, लेकिन ब्रैडली ने गार्ड्स पर भी हमला बोल दिया और एक हवलदार का हाथ कोहनी से मरोड़ कर तोड़ डाला। आखिरकार जब दर्जनों बंदूकों की नालियां उसकी खोपड़ी पर तान दी गईं, तब जाकर ब्रैडली शांत हुआ। इसके बाद ब्रैडली के सिर पर काला कपड़ा पहनाकर उसे सीढ़ियों के नीचे बने एक गुप्त और अंधेरे बेसमेंट में घसीटा गया। वहां उसके शरीर पर पावर लिफ्टर्स जैसी भारी बेल्ट कसी गई, जिसमें अंदर से एक खतरनाक स्टन गन यानी एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस फिट थी। वार्डन ने रिमोट अपने हाथ में लिया और बटन दबाकर बेल्ट का ट्रायल दिया। हजारों वोल्ट का करंट दौड़ते ही ब्रैडली तड़प कर घुटनों के बल जा गिरा। वार्डन ने चीखते हुए कहा, यहाँ हर गलती के पॉइंट्स मिलते हैं। अभी की हिंसा के लिए तुझे 25 पॉइंट्स मिले हैं, यानी तुझे 25 बार ऐसे ही बिजली के झटके दिए जाएंगे। और ये रिमोट मेरे हाथ में है। तू खाना खा रहा हो, सो रहा हो या टॉयलेट में हो, मैं जब चाहूँ तुझे तड़पा सकता हूँ। इसके बाद उसे एक नए सेल में धकेला गया, जहाँ पूरे फर्श पर टूटे हुए कांच के नुकीले टुकड़े फैले थे। जैसे ही गार्ड्स ने फिर से रिमोट का बटन दबाया, ब्रैडली तड़पता हुआ सीधा उन कांच के टुकड़ों पर जा गिरा, लेकिन दर्द से कराहते हुए भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की छोटी सी जाली से चिल्लाकर क्रिस्टोफर ब्रिज का नाम पुकारा। सामने वाली कोठरी से आवाज आई, इस नाम का कोई बंदा यहाँ मौजूद ही नहीं है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और बिजली का झटका उसके शरीर को चीर गया। गार्ड्स उसे खींचकर गलियारे में ले आए और टॉर्चर करने लगे। एक गार्ड ने उसकी ठुड्डी पकड़कर धमकी दी, जब तक मेरी इजाजत ना हो अपनी पलकें भी मत झपकाना। कुछ देर बाद गार्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे कुछ पुराने दोस्त तुझसे मिलने के लिए बेताब हैं। वे उसे गलियारे के आखिरी छोर पर बनी एक विशालकाय कोठरी के सामने ले गए। सलाखों के पीछे कोई और नहीं बल्कि माफिया आका एलियस और उसके खूंखार गुंडों की पूरी टोली खड़ी थी। ब्रैडली को यह देखकर झटका लगा कि फेडरल एजेंट्स ने एलियस को भी दबोच लिया था। एलियस ने नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, मेरी बर्बादी की वजह सिर्फ तू है। मेरे $3 मिलियन डूब गए और मेरी बहन के पति पेड्रो की जान भी तेरी वजह से गई। इसके बाद जेल के भ्रष्ट गार्ड्स ने स्टन गन का रिमोट एलियस के हाथ में थमा दिया और बस इतनी हिदायत दी कि इसे जान से मत मारना, बाकी जो मन करे करो। अगले ही पल एलियस के गुर्गों ने बेबस ब्रैडली पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, जबकि एलियस लगातार रिमोट से उसे बिजली के तेज झटके दे रहा था। तड़पते हुए ब्रैडली के मुंह के सामने एलियस ने लॉरेन की बेबस तस्वीर रखी और गुर्राया, अगर तूने हमारे किसी बंदे को खरोंच भी पहुंचाई तो वो कोरियन सर्जन तेरी बीवी के पेट में छुरी चला देगा। बेरहमी से पीटने के बाद जब ब्रैडली बेहोश हो गया तो वे उसे घसीटकर वापस उसकी कांच वाली कोठरी में फेंक आए। जैसे ही ब्रैडली को होश आया, उसके अंदर का मैकेनिक जाग उठा। उसने बिना देर किए अपने जूते का मोटा चमड़े का सोल उखाड़ा और उसे अपनी बेल्ट और पेट की चमड़ी के बीच में ठूंस दिया ताकि इलेक्ट्रिक शॉक का अर्थिंग कट जाए। कुछ देर बाद जब गार्ड्स उसे दोबारा टॉर्चर करने के लिए गलियारे में लाए तो ब्रैडली बिजली का झटका लगने का सिर्फ नाटक करने लगा। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटका, ब्रैडली ने एक झटके में उनकी गर्दन दबोच ली, उनके हथियार छीने और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उसने चीख कर हथकड़ी की चाबियां मांगी, लेकिन इसी हाथापाई में एक गार्ड की गर्दन टूटने से मौके पर ही मौत हो गई। ब्रैडली ने दूसरे गार्ड को चाबी छीनकर एक खाली सेल में बंद कर दिया। उधर एलियास की कोठरी में उसका एक तगड़ा फाइटर मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था। तभी ब्रैडली यमराज बनकर वहां पहुंच गया। वह फाइटर अकेला ही ब्रैडली से भिड़ने आगे बढ़ा, लेकिन ब्रैडली ने महज 2-4 वार में ही उसे अधमरा कर दिया। इसके बाद उसने उसका चेहरा पकड़कर कंक्रीट के फर्श पर ऐसे रगड़ दिया जैसे तेज रफ्तार में कार का टायर सड़क पर घिसता है। यह नजारा देखकर 2 और गुंडे उस पर टूट पड़े। हालात बिगड़ते देख एलियस ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन मिला
बुलाया और हुक्म दिया, अगर मेरी कॉल 10 मिनट के अंदर वापस न आए तो डॉक्टर से कहना कि पेट का ऑपरेशन शुरू कर दे। ब्रैडली ने अपने सामने आए दोनों बदमाशों को पलक झपकते ही जमीन पर पटका और उनके सिर पर अपने भारी जूतों से इतनी जोर से पैर रखा कि उनके सिर कुचल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा खाली कोका कोला कैन को पैरों तले मरोड़ देता है। अब सिर्फ एलियस अकेला बचा था। उसने ब्रैडली को अपनी बीवी का वास्ता देकर ब्लैकमेल करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ब्रैडली के सिर पर तो जुनून सवार था। उसने एक ही झटके में एलियस की दोनों टांगे मोड़कर तोड़ दी और दर्द से तड़पते हुए उसे मजबूर किया कि वह अपने बंदों को फोन करके डॉक्टर को वापस बुलाए। जब एलियस फिर भी अकड़ दिखा रहा था तो ब्रैडली उसे घसीटकर उस सेल के सामने ले गया जहां भूखे और खूंखार कैदी बंद थे। दर्द की सीमा पार होते ही उसने कांपते हाथों से अपने असिस्टेंट को फोन मिलाया और सख्त हुक्म दिया, लॉरेन को बिना नुकसान पहुंचाए तुरंत आजाद करो और उसे गिल के घर छोड़ आओ। ब्रैडली ने एलियस को घसीटकर उसी कमरे में बंद कर दिया जहां जिंदा बचा गार्ड कैद था। इसी बीच भारी गोलीबारी की आवाजें सुनकर जेल का वार्डन अपनी सशस्त्र सेना के साथ सेल ब्लॉक 99 के गलियारे में आ पहुंचा। ब्रैडली ने अंदर से चिल्लाकर साफ कह दिया, अगर किसी ने भी अंदर कदम रखने की जुर्रत की तो मैं इन दोनों कैदियों का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से फोन पर आखिरी बार बात करनी है, उसके बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ एलियस का असिस्टेंट और वह बेरहम सर्जन लॉरेन को कार में लेकर गिल के घर पहुंचे। जैसे ही वे लॉरेन को छोड़कर अपनी कार रिवर्स करने लगे, झाड़ियों में छिपे गिल ने अपनी राइफल निकाली और सीधे ड्राइवर की खोपड़ी में गोली मार दी। कार रुकते ही लॉरेन ने फुर्ती दिखाते हुए असिस्टेंट की गन झपटी और भागने की कोशिश कर रहे उस कोरियन अबॉर्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को गोलियों से भून डाला। खतरा टलते ही गिल ने तुरंत ब्रैडली को फोन घुमाया और रोते हुए राहत की सांस ली, सब खत्म हो गया मेरे भाई, तेरा परिवार अब पूरी तरह सुरक्षित है। फिर उसने फोन लॉरेन के हाथों में थमा दिया। आंसुओं से भीगी आवाज में लॉरेन ने कहा, ब्रैडली, हमारी आने वाली बेटी के लिए तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी आंखों के बहते आंसुओं को पोंछते हुए ब्रैडली ने भारी आवाज में कहा, उससे कहना कि वह बड़ी होकर एक समझदार इंसान बने, अपने बाप की तरह बेवकूफ और अपराधी न बने। लॉरेन ने रोते हुए पूछा, हम तुमसे मिलने जेल कब आ सकते हैं? ब्रैडली ने मुस्कुराते हुए नम आवाज में जवाब दिया, अब मुझसे मिलने कभी कोई नहीं आ पाएगा। इतना कहते ही उसने अपनी बीवी को आखिरी बार अलविदा कहा और फोन को चकनाचूर कर दिया। जेल के गलियारे से वार्डन की कड़क आवाज आई, क्या तुम बाहर आने के लिए तैयार हो ब्रैडली? ब्रैडली ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे बस 1 मिनट का वक्त और चाहिए। उस एक आखिरी मिनट के अंदर ब्रैडली सेल के कोने में गया, एलियस का सिर घसीटकर टॉयलेट बोल पर रखा और अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर लात मारकर उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए। 1 मिनट बीतते ही गार्ड्स का दस्ता दरवाजा तोड़कर सेल में दाखिल हुआ। वार्डन ने गरजते हुए हुक्म दिया, अपने हाथ सिर के पीछे रखो और पीछे मुड़ो। ब्रैडली ने शांति से अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल बंदूकों की भयंकर गूंज के साथ उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।